Hello everyone, welcome back to चारुमूंगा इंस्पायर्स। आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आपके क्लास 12 के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। अब आपके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। अभी मैं कुछ वो वीडियोस को कवर अप कर रही हूँ जो कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती हैं, जिनमें से कि ये पोइम है अ रोड साइड स्टैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम। A roadside stand which is composed by Robert Frost, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, though it is a very lengthy poem, but अगर आप इस क्लास को आज अच्छे से अटेंड करते हैं तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, फिगर ऑफ स्पीचेस भी कराऊंगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, साथ में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक सुनते रहें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, अपने नोटबुक पे अपने टेक्स्ट बुक को सामने रखें ताकि ये पोइम आपके लिए बहुत ही ईजी रहे। सो हाउ टू अंडरस्टैंड अ रोड साइड स्टैंड, उसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको, जिससे कि ये पोइम आपको एकदम से समझ आ जाएगी। आजकल हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उन लोगों को कवर अप करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर्टी स्ट्रिकन है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, या कुछ लोग जो अपने जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी लोग नहीं आते उनके पास में, तो वो उनके पास जाते हैं ताकि उनको कुछ हेल्प मिले, उनके वीडियोस के थ्रू लोग उनके पास जाएं और उनको कुछ कमाई का जरिया मिले, उनकी हेल्प हो सके, उनकी मदद हो सके। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पोएम विच वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया। तो हाँ जी, ये उस टाइम की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी और ये बताया कि माउंटेन्स के पास कुछ वेंडर्स हैं, वो कैसे अपना रोड साइड पे कुछ अपने वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन कैसे रिच लोग उनके पास आते हैं कार्स में और चले जाते हैं विदाउट पेइंग देम एनी अटेंशन। तो आज की पोइम बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है आप सबके लिए। चारुमूंगा इंस्पायर्स पे ये वीडियो आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो आप उन लोगों के पास जाएं, ज़रूर उनको कैप्चर करें और उनको प्रमोट करें, उनके बिजनेस को जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। चलिए मिलते हैं आज के पोइट से, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेरी फेमस पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, जिन्होंने हमें बहुत ही अमेजिंग पोइम्स दी हैं, like Stopping by Woods on a Snowy Evening. And then he has also given us Road Not Taken, Birches, and Mending Walls. They are very, some of the very famous poems written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम्स होती हैं उनमें क्या क्या बताया जाता है, ही डिस्कसेस अबाउट कैरेक्टर्स, ही डिस्कसेस अबाउट पीपल, ही डिस्कसेस अबाउट द लैंडस्केप्स, ब्यूटी ऑफ नेचर। सो दैट इज वाई उनकी जितनी भी पोइम्स लिखी गई हैं, दे आर अ मास्टरपीस इंडीड। Stopping by Woods on a Snowy Evening is one of the masterpiece, and it inspires millions of people in the world कि हर कोई अपनी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू करता है by going to this poem. It's a wonderful one. अभी कभी भी आपको टाइम मिले तो ये पोइम को आप ज़रूर पढ़ें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं द रोड साइड स्टैंड की तरफ। सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालें एंड राइट ऑन द थीम्स इन योर नोटबुक अबाउट दिस पोएम, और इसको आपने अपने लैंग्वेज में बाद में डेवलप करना है। बेसिकली इस पोएम की 4 थीम्स हैं: इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इंडिफरेंस, फॉल्स प्रोमिसेस एंड ह्यूमन लॉन्गिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये 4 थीम्स हैं इस पोएम के। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप लिटरेचर को पढ़ने बैठते हैं तो कोई भी चैप्टर हो या पोइम हो, हमेशा उसकी आपने थीम और सेंट्रल आइडिया, ये 2 चीज़ों को दिमाग में अच्छे से डाल लेना है, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को डेवलप करने में। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? जहां हम डिविजन देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन अर्बन अर्बन एफ्लुएंस एंड रूरल पावर्टी। अर्बन का मतलब होता है जो लोग सिटी लाइफ में रहते हैं, एफ्लुएंस मतलब या एफ्लुएंट भी कहते हैं द वन हु आर रिच पीपल, तो उनको बोलते हैं अर्बन अफ्लुएंस, एंड रूरल पावर्टी मीन्स रूरल लोगों में गरीबी। तो यहाँ पे हम 2 डिफरेंसेस देख पा रहे हैं अर्बन एफ्लुएंस और रूरल पावर्टी के बीच में। सेकेंडली, यहाँ हमें इंडिफरेंस भी नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोग रोड साइड से पास हो रहे हैं, दे आर द क्रिटिक्स
वो ऐसे क्रिटिक्स हैं, इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स सिटी ड्वेलर्स, टुवर्ड्स रूरल पीपल, कि उनके इमोशंस ही खत्म हो चुके हैं उनको देखते हुए। अगर आप जाते हैं कहीं पे, आपको नजर आ जाते हैं कुछ बेगर्स जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, तो फिर भी वो कुछ काम कर रहे होते हैं, आपकी इमोशंस उनकी तरफ अच्छी सेंसिटिव हो जाती हैं। बट यहाँ हम देखते हैं दीज पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स देम। थर्ड आता है फॉल्स प्रोमिसेस। इस पोएम में हमें पता लगता है इट एक्सप्लोर्स द फेलियर्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड रिफॉर्मर्स टू ब्रिंग रियल चेंज। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम इस बैकवर्ड एरिया को अच्छा करेंगे, अच्छा बनाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए सोचेंगे। लेकिन वहाँ जो एरिया है जहाँ पे रोड साइड स्टैंड है, वहाँ पे देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने फॉल्स प्रोमिसेस किए और कोई भी रिफॉर्मिंग्स, कोई भी चेंज नहीं लेकर आए हैं उन पुअर लोगों के लिए। फोर्थ आता है ह्यूमन लॉन्गिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि लोग अपनी डिसअपॉइंटेड इतना ज्यादा हो चुके हैं, उनकी ड्रीम्स, उनकी होप्स अनफुलफिल्ड हैं, कोई भी उनकी ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं पूरी तरह से अपनी लाइफ से। उनका रोजी रोजी का ना, रोज का एक ही मकसद है, उनकी ड्रीम्स कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, ड्रीम्स आर जस्ट टू सेल डेली के जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं। सो दैट इज ह्यूमन लॉन्गिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। सो कमिंग टू दी, that is the central idea of the poem, a very important part. The central idea of a roadside stand by Robert Frost is the contrast between the urban and rural ways of life, emphasizing the economic disparity and social indifference that leave rural people marginalized. अब इसमें keywords को ध्यान रखें। सेंट्रल आइडिया क्या बताता है? कंट्रास्ट बताया। किसका कंट्रास्ट है? अर्बन और रूरल लाइफ का। एम्फेसाइज मीन्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, एम्फेसाइज किसको कर रहा है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है डिफरेंसेस, एंड सोशल इंडिफरेंसेस भी बता रहा है रिच और पुअर का, जिससे कि रूरल लाइफ, लिखे वहां पे लीव रूरल लाइफ मार्जिनलाइज्ड, कि वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे। मार्जिनलाइज मीन्स वही के वही हैं, उनकी कोई भी तरक्की नहीं हो रही है, कोई भी उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है लाइफ में। द पोएम कन्वेज द प्लाइट ऑफ, प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, the plight of roadside stand owners who hope to earn a livelihood from the wealthier urban travelers but face disappointment due to their indifferences. यहाँ पे ट्रैवलर्स में डबल एल कर लें बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम रहती है, वन रेड लाइन आ जाती है, ट्रैवलर्स में डबल एल आएगा। यहाँ पे पोइट क्या कन्वे कर रही है? कंडीशन बता रही है। प्लाइट का मतलब है कंडीशन उन रोड साइड स्टैंड ओनर्स की जो इस उम्मीद में वहां पे खड़े अपनी लाइवलीहुड को, अपनी रोजी दिन भर की दिनचर्या शुरुआत करते हैं, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। कहाँ से कमाएं? वेल्दियर लोगों से, वेल्दियर अर्बन ट्रैवलर्स को लर्न करें। बट उनको क्या मिलता है? They face disappointment due to their indifferences. It also critiques the superficial promises of social reformers and politicians who fail to address the root causes of rural poverty. कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये लाइन आप जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये एक क्रक्स निकल रहा है जो हमें बताता है इस पोइट्री में कि ये एम्फेसाइज उन सुपरफिशियल प्रोमिसेस की तरफ भी कर रही है जो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स या पॉलिटिशियंस करके जाते हैं इन लोगों को, जो एड्रेस नहीं कर पा रहे उनकी पावर्टी को कम नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसको अच्छे से रिटेन कर लें अपनी मेमोरी में, तो आपके बहुत सारे आंसर्स निकल आएंगे। चलिए चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टैंजा 1, प्लीज मार्क इट आउट इन योर टेक्स्ट बुक। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. Withering means drying. The poet here describes a small roadside stand which is set near a fast moving highway. So please mark out the location. Roadside stand, where is the location? It is near the fast moving highway. The owners of the roadside stand, वो क्या होप करते हैं? They want to attract the motorists who are passing by that they should stop over there and they should buy something from them.
देयर पर्पस इज नॉट टू बेग चैरिटी, उनका पर्पस चैरिटी बेग करना नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए, बट टू अर्न मनी थ्रू देयर हार्ड वर्क विच इज vital for their livelihood. Vital means which is important for their livelihood. The poet emphasizes the difference between rural poverty and urban prosperity. पोइट किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, किस चीज की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफरेंसेस की तरफ. कौन से डिफरेंसेस? बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रोस्पैरिटी. प्रोस्पैरिटी का मतलब खुशहाली, के शहर में तो, अर्बन लाइफ में तो सब खुशहाल हैं, खुश हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है? रूरल पॉवर्टी की तरफ. वेयर द वेल्थ ऑफ सिटी सीम्स टू फ्लरिश, लीविंग द कंट्री साइड टू स्ट्रगल. जहां पे लोग अपनी वेल्थ नजर आ रही है सिटीज में, बहुत सारे लोग शो ऑफ कर रहे हैं अपनी चीजों का, लेकिन स्ट्रगल्स कहाँ पे रहे? स्ट्रगल्स हैं कंट्री साइड की तरफ. अब कई बच्चे पूछेंगे मैम विलेज तो सुना है, कंट्री साइड क्या होता है? यस बच्चे, जो अर्बन एरिया जहां खत्म होता है, जहां से फील्ड्स शुरू होती हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ कंट्री साइड एरिया. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1. चलिए अब कहते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम स्टैंजा 1. स्टैंजा 1 का फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस आता है एलिट्रेशन. लिटिल न्यू शेड ट्रैफिक स्पेड. एलिट्रेशन क्या होता है? जहां कॉन्सोनेंट साउंड एक रिदम की फॉर्म में रिपीट होते हैं. कॉन्सोनेंट कौन से हैं? ए ई आई ओ यू क्या है? वाउल्स हैं. बाकी जो लेटर्स बचते हैं इंग्लिश के, दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स, जिसमें बी, सी, देन डी, एफ, जी, एच एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं शेड एंड स्पेड. एस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट इन शेड एंड एस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट इन स्पेड. सो दिस मेक्स इट एलिट्रेशन. नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं, लाइक प्लीडिंग. The roadside stand is described as pleading. Pleading means requesting. वो सिंपैथी ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. रोड साइड स्टैंड एक नॉन लिविंग थिंग है जिसको हमने जिंदा बना दिया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में इमोशंस तो होते नहीं है, बट वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीडिंग कर रहा है. तो दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट आता है कंट्रास्ट. कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जब रूरल पॉवर्टी इट इज कंट्रास्टेड विद द अर्बन वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल मनी द कैश whose flow supports the flower of cities. अब money the cash whose flow supports the flower of cities, it becomes the contrast. आता है नेक्स्ट इमेजरी. इमेजरी कहाँ पे आ रही है बेटा? जब हम देखते हैं, इमेजरी होती है 5 टाइप्स की. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक विविड इमेजरी, दैट इज यू कैन से द विजुअल इमेजरी. एक इमेजरी होती है विजुअल इमेजरी, जो चीजें हमें कोई समझा रहा है, हम उसको आंखों के सामने इमेजिन करके देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी. जब कोई साउंड्स आपको सुनाई पड़ते हैं तो दैट बिकम्स द ऑडिटरी इमेजरी. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ट्रैफिक के बारे में, फ्लावर है नियर द सिटी. सो दीज आर द इमेजरी जो हमें बता रहा है पोइट, लेकिन हम उसको आंखों के सामने फील कर पा रहे हैं, उस पिक्चर को देख पा रहे हैं. सो दिस बिकम्स द इमेजरी. नाउ नेक्स्ट stanza 2. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in modern quartz, or crook neck golden squash with silver warts, or beauty rests in a beautiful mountain scene. Now here poet is he is telling the indifference between the urban travelers who zoom past the stand without a second thought, जो कि वहां से गुजर तो रहे हैं बट विदाउट टेकिंग अ सेकेंड थॉट के हमें रुकना चाहिए, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए. दे डोंट even notice them. They are often annoyed by the crude signs and amateurish advertisement painted by the stand owners. Okay, तो यहाँ पे ना साइंस गिवन है n टर्न रॉन्ग एंड s टर्न रॉन्ग, तो वहां पे कुछ साइंस गिवन है n और s के, तो दीज आर द डायरेक्शंस तो वो जो रिच लोग हैं वो इन एडवर्टाइजमेंट जो इन रोड साइड स्टैंड के लोगों ने कुछ एडवर्टाइजमेंट पेंट की हुई है, जो साइंस बनाए हुए हैं, इन सबको देख के दे रादर गेट इरिटेटेड, दे रादर गेट अनॉयड, उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं. These signs offering local produce
like wild berries and squash are often seen as blemishes on the otherwise scenic countryside. उनको लगता है, रिच लोगों को ये लगता है, अर्बन लोगों को ये लगता है कि जो साइंस बने हुए हैं, लाइक दे दे आर ऑफरिंग, लाइक जो बता रहे हैं कि यहाँ पे वाइल्ड बेरीज मिल रहे हैं, स्क्वैश मिल रहे हैं, ये माउंटेन या उस एरिया की जो ब्यूटी है उनको खराब करी, उनके ऊपर ब्लेमिश मीन्स एक दाग बन के खड़ी है. The traveler's superficial appreciation for beauty blinds them to the struggles of rural people. Travelers की जो superficial appreciation है कि like they appreciate the beauty of nature, but they are unable to appreciate those people who are standing there and selling their products. उनकी तरफ वो बिल्कुल blind है, ठीक है? They are blind towards the rural people. They are blind towards the struggles they are facing into their life. So here the poet has talked about the insensitivity of the rich people towards the poor people. Now let us do the literary devices in stanza 2. First again comes alliteration. As I said, the repetition of the consonant sounds. Okay, like here, polished traffic pass emphasizes the smooth, fast movement of urban vehicles. And here we can see P, polished, past. P again has been used for past emphasizes. So here we see that is alliteration. PP sound is repeated. Next, irony. Irony क्या होता है? When you say something but happens opposite to it, that is called as an irony. The city dwellers view the crude sign of the roadside stand as a blemish on the landscape while ignoring the plight of the people behind it. अब यहाँ पे वो सिटी dwellers जो हैं वो रोड साइड स्टैंड की जो ब्लेमिश, उनको लगता है कि जो ब्यूटी है उसको दाग लग रहा है, ब्लेमिश हो रही है. किस चीज का दाग लग रहा है कि वो रोड साइड स्टैंड के लोग यहाँ पे खड़े हैं, जबकि उनको ये नजर नहीं आ रहा है. इग्नोर क्या कर रहे हैं, वो उस ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं जो वो लोग वहां पे खड़े हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको एक दाग कहते हैं. सो दिस इज क्वाइट ऑपोजिट, रादर दे आर इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड इट. नेक्स्ट कम्स विजुअल इमेजरी. Wild berries in wooden pots and crook-neck golden squash vividly describe the products being sold, emphasizing the rural flavor. अब यहाँ पे हमें विजुअल इमेजरी नजर आ रही है जहाँ पे वाइल्ड बेरीज देख रहे हैं इन वुडन पॉट्स एंड देन क्रूक नेक गोल्डन स्क्वॉश. दे आर डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स द वे दे आर बीन सोल्ड. ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं उन चीजों को, वी कैन सी देम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ विजुअल इमेजरी. नेक्स्ट कम्स सिंबोलिज्म. N turned wrong and S turned wrong. ये symbolize क्या करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है. The lack of sophistication and education among rural people. Please note down, this is very important. N turned wrong and S turned wrong. What do they symbolize? The lack of sophistication, कि लोग वहाँ के बहुत पढ़े लिखे नहीं है, sophisticated नहीं है, and they are not educated among rural people. So this is very important. Literary device and symbolism meaning also. Now let's come to stanza 3. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? The hurt to this scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. Now here the poet is addressing the urban travelers directly. उनको accuse कर रहा है. क्या कह रहा है पोइट? अब यहाँ पे पोइट कह रहा है, गुस्से में है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट is very angry that they are being stingy and insensitive. They are so insensitive towards him. Stingy means कितना गलत बोलते हैं उनको रोड साइड स्टैंड के लोगों को. They are unable to see their pain. The real pain, however, is not in the criticism of the stand's appearance, but in the unspoken despair of the rural people. पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनको आप इतना क्रिटिसाइज तो कर रहे हो. क्रिटिसिज्म इस चीज में नहीं है कि उनका जो स्टैंड है, इट अपेयर्स टू बी शाबी, वो इतना गंदा है. इट इज लाइक द अनस्पोकन डेस्पेयर ऑफ रूरल पीपल, कि आप उन शब्दों की तरफ उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि जो आप वर्ड्स कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, उनको उनकी ये हालत देखते हुए, ये कंडीशन देखते हुए आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो. दैट इज व्हाई ही इज अनॉयड टुवर्ड्स दीस पीपल.
These people long for some of the wealth from the city to improve their lives. इन लोगों को क्या चाहिए कि wealth चाहिए from the city कि उनकी lives को, उनकी जिंदगी को improve करें. They yearn for a better existence and portrayed in movies. जैसे कि हम मूवीज देखते हैं, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिशियंस आके कहते हैं कि हमें वोट दीजिए और उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे आपके लिए. तो ये चीजें पोर्ट्रे की जाती मूवीज में. अ ड्रीम दैट पॉलिटिकल प्रोमिसेस हैव फेल्ड टू डिलीवर, but a dream has been shown to these people कि unfulfilled promises are made towards them, false dreams are shown towards them कि if you give us the votes we will do this thing for you, हम आपके लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुलवाएंगे, आपको गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, पावर्टी नहीं देखनी पड़ेगी, विल ओपन अप दिस थिंग फॉर यू, दैट थिंग फॉर यू, बट कुछ भी नहीं होता उनके लिए. The status conveys the deep economic and emotional divide between urban and rural people. ये status क्या convey कर रहा है? Deep economic and emotional divide. कैसे दो चीजों को divide किया हुआ है? Economic disparity भी है और emotional disparity भी है. ना ही आप उनको financial कोई aid दे पा रहे हो, ना ही emotionally उनके साथ जुड़ पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो towards the urban people. अर्बन पीपल के बीच में और रूरल लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस आज भी नजर आते हैं. टू दी लिटरेरी डिवाइसेस, हियर डायरेक्ट एड्रेस आता है, ये आप लिखना चाहें तो लिख लें. द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस अर्बन ट्रैवलर्स. हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, whom is he directly addressing? The urban travelers. प्लीज ट्रैवलर्स में डबल एल डालने, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज ड्यू टू द माइक्रोसॉफ्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट का मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाफर. द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स promises symbolizes the illusion of happiness and prosperity propagated by urban life and media. नेक्स्ट आयरनी. आयरनी कहाँ है? जैसे मैंने कहा, जब आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन होता कुछ है. द रूरल पीपल बिलीव दैट सिटी मनी कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बट देयर प्लाइट इज इग्नोर्ड बाय अर्बनिटीज. रूरल पीपल सोचते हैं कि शायद उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कि मनी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, बट उनकी कंडीशन को हमेशा उनकी अर्बन जो लोग हैं हमेशा इग्नोर करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू स्टैंजा 4. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Now here the poet is criticizing the so-called philanthropist. Please note down this word. Philanthropist means charitable people. ये आपको CUT में भी आ सकता है. Who is called as a philanthropist? Those who do some charity, जो कुछ donations देते हैं, charity करते हैं, they are called as philanthropists. Like Infosys की chairperson Mrs. Sudha Murthy, she is known as a philanthropist. एंड पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पॉलिसी मेकर्स. हु प्रपोज relocating rural people to artificial villages near theaters and stores, claiming it will improve their lives. ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या चैरिटेबल लोग हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो ये प्रॉमिस करते हैं रूरल लोगों से कि हम आपके लिए आर्टिफिशियल विलेज बनाएंगे नियर थिएटर्स या स्टोर्स के पास, ताकि आपकी जिंदगी इंप्रूव हो सके, आपका रहना सहना, आपकी लाइवलीहुड बदल सके. These efforts, disguised as benevolence, strip people of their independence and traditional ways of life. ये efforts जो होते हैं ये कभी भी नहीं होते हैं. डिस्गाइज मीन्स किस भेस में वो उनके पास आते हैं? बेनोवलेंस. बेनोवलेंस का मतलब क्या होता है? काइंडनेस. इफ यू कैन नॉट रिटेन दिस वर्ड, वैसे ये वर्ड लिख लें क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी वर्ड आता है बेनोवलेंट. तो बेनोवलेंस मतलब काइंडनेस. तो ये वर्ड का मतलब है कि जब so here these efforts, they are disguised as benevolence means kindness, but they are strip people for their independence and traditional ways of life. लेकिन इन लोगों से they are strip people
उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी ट्रेडिशनल वेज, जो उनके पुराने तरीकों से वो रह रहे हैं, उनको इम्प्रूव नहीं किया जाता है. द रूरल फोक आर lulled into false sense of security. Lulled means lured, L-U-R-E-D, lured, या लालच दिलाना किसी को. रूरल पीपल, फोक का मतलब होता है पीपल, दे आर lured, उनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, that after becoming dependent and losing their individuality and self-reliance, the stanza underscores the damaging effects of insincere social reform. So here we get to know these people are lured about the false sense of security, that they will become dependent, and but after that जब उनको elections जी जाते politicians, so they are not done with their promises, they don't do anything for them. And this stanza tells us about the effects of insecurity and social reform done by the rich people or the politicians towards the poor people. Let's do the literary devices of stanza 4. First comes oxymoron. So here the contradictory terms are highlighted in oxymoron, जिसमें कि हमें पता लगता है greedy, good doers, greedy and good, they are two opposite things. Beneficent, beast of prey combines. So beneficent is something getting benefit and beast is an animal. तो यहाँ पे दोनों चीजों का opposite बताया गया, तो that is called as oxymoron. Then comes alliteration. Beneficial beast of prey adds a rhythmic emphasis. Again, BB consonant sound is repeated. Alliteration. Then comes criticism as in the form of satire. Satire का मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर ताना कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं. MOC के मॉक मीन्स हंस रहे हैं. So here the poet is mocking towards a reformer who imposed artificial lifestyles on the rural people under the guise of kindness, and imagery comes in villages next to the theatre and the store evokes the picture of artificial and urbanized settlements. Visual imagery हम देख पा रहे हैं villages की, जो कि थिएटर के पास होंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, stores होंगे, urbanized area में आएंगे poor people, but nothing of such kind is done for them. So here stanza 4 is done. Let's move to stanza number 5. Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. For the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's prices are. So here the poet is again talking about the roadside stand owners. He's sympathizing with them कि उनके जो पूरा दिन है वो किस तरह से उनका दिन कैसे बीतता है. They wait for all these cars owners to stop by and purchase something for them. Means they are full of hope, but their hope they turn to a despair कि उनको कुछ नहीं मिलता. Their longing is poignant and childlike. एक छोटे बच्चा जैसे खिलौने की उम्मीद करता है. So that's the true picture of a child who is longing for a toy. They are not longing for any toy, rather they are longing for some travelers to stop by and taking something from them. This reflects their innocence and desperation. This line is very important. This line reflects upon the innocence and desperation of these roadside stand owners. However, most cars pass by without stopping, symbolizing the selfishness and apathy of the urban world towards the struggle of poor people. However, बहुत सारी cars हैं जो वहाँ रुकती तो हैं, वो क्या symbolize कर रही हैं? Selfishness of urban people towards the struggles of rural people. And the contrast between hope and disappointment is powerfully evoked. जो contrast है hope और disappointment का हम देख सकते हैं. Let's see the literary devices. Alliteration. Squeal of brakes emphasize the rare moments when a car might stop. So here we can see alliteration in the words squeal and stop. Okay. And then pathos. Pathos का मतलब होता है जब आप कोई किसी की हालत देख के आपको sympathy आती है, pity आती है. That is called as pathos. The poet invokes
deep sympathy for the roadside stand owners by depicting their childish longing in vain. An auditory image, जब हम कुछ sound सुन सकते, that I told, it is called as auditory image. The sound of brakes and stopping of car, it creates a vivid sense of sound. So here we come to the uh, stanza 6 first. It is someone who seeks out the promised land, not someone who plods along and prays for a chance to come over and turn it to his will. If that someone goes to plod along the chance. So here this stanza, what is it suggesting? People running the roadside stand dreaming of a better life. But what do they lack? The means or the agency to achieve it. कि उनको एक बेटर लाइफ चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान ही, एजेंसी का मतलब है देयर इज नो लिंक जो उनको उस मुकाम तक लेकर जा सके, उनको ये फैसिलिटीज दिलवा सके. दे रिलाई ऑन चांस एंड द गुडविल ऑफ अदर्स टू अपलिफ्ट देयर सिचुएशन. वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रिलाई का मतलब है डिपेंड किस पे करते हैं? गुडविल ऑफ अदर्स, ताकि उनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट कर सके, उठा सके. Frost subtly critiques this passive dependence, emphasizing the challenges faced by the underprivileged. Frost क्या बता रहा है? बहुत ही आसान तरीके से, खामोशी के साथ वो ये बता रहा है how these people are passively dependent, emphasizing the challenges that they are facing and no one is doing anything for them. So let's do the literary devices in stanza 6. Symbolism comes in. Promises land symbolizes the rural developed people's dream of a better life. यहाँ पे promised land का मतलब है ये क्या symbolize कर रहा है? The rural people उनकी dream for a better life. Irony आ रही है. Their dream is dependent on urban money, yet urban travelers ignore their plight. और contrast किस में आ रहा है? Between those who actively pursue their dreams and those who passively hope for change. तो कंट्रास्ट है कि एक ड्रीम ले रहा है और एक होप ले रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रास्ट. अब आते हैं स्टैंजा 7 की तरफ. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. I wonder how you would feel then to see. Now here poet is reflecting his inner conflict कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है इनके बारे में. At times poet कहता है he wishes for an end to the suffering of the roadside stand owners, कि काश वो कुछ करके इन roadside stands owner की suffering को एक end लगा सके. However, he realizes the futility and irony of such thought. लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा है it is futile, कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा. As he reflects on how he would feel if someone made the same offer to him. और उसको लगता है अगर किसी ने मुझे ये फॉल्स प्रोमिसेस दिए होते तो मेरे साथ क्या होता, मेरे साथ भी तो यही कुछ होता. दिस एंडिंग ब्रिंग्स आउट फ्रॉस्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन पेन एंड हिज कंटेम्पलेशन ऑफ एथिकल डायलेमा. इस पोइम की एंडिंग क्या लेकर आती है? प्लीज नोट डाउन. फ्रॉस्ट सेंसिटिविटी, कि वो कितना सेंसिटिव है ह्यूमन पेन को लेके, और हिज कंटेम्पलेशन ऑफ एथिकल डायलेमा. डायलेमा मीन्स कंफ्यूजन, कि वो कितना परेशान है इस एथिकल कंटेम्पलेशन डायलेमा को, कंफ्यूजन को लेके, कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है. सो दिस इज हाउ here I came to it. This is stanza 7's figure of speeches. Literary devices. Paradox comes in. The poet feels relief at the idea of ending the rural people's suffering. It's not 8, it is stanza 7. Please correct it. Now here paradox means opposite statement, but simultaneously questions the morality of such a thought. Paradox. ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं. रेट्रिकल क्वेश्चन होता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं. आई वंडर हाउ यू वुड फील देन टू सी प्रॉम्प्ट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर इनसेंसिटिविटी. क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप कैसा पूछ रहे हो. स्ट्रेंज क्वेश्चन. आयरनी अगेन, something different happens. The idea of putting someone gently out of pain in both compassionate and cruel. कि जेंटली आउट ऑफ पेन, किसी को बाहर निकालना, ये आइडिया भी कंपैशनेट मीन्स किसी काइंडनेस की तरफ भी लेकर जाता है और पेन की तरफ भी. देन कम्स एम्पैथी. द पोएट आइडेंटिफाइज विद द रूरल पीपल्स पेन, ड्रॉइंग रीडर्स इनटू हिज मॉरल डायलेमा.
पोइट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहा है रूरल लोगों की दर्द को, एम्पैथी का मतलब है सिंपैथाइज कर पा रहा है, एंड ड्राइंग उनका मॉरल डायलेमा मीन्स कंफ्यूजन भी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए. सो दिस इज हाउ योर explanation comes to an end. Now I'll come to the competency based question. First question आपका आता है, how does the poet portray the rural urban divide in the poem? Support your answer with example from the text. Okay, तो अगर एक ये क्वेश्चन आ जाए, how will you write on the answer? That also I have discussed with you. Like I have written point 1 2 3, but आपने पैराग्राफ में लिखना है. Strictly in literature your answer should be written in paragraph. और अगर वहाँ कोई क्वेश्चन आता है give two reasons, give two features, तो what will you say? You will say firstly, secondly, thirdly, but you will not say write in 1 2 3. That is not allowed in literature. हाँ, you can write 1.1 2 3 in a comprehension because वहाँ पे भी 2 marks का question आता है, 2 reasons are asked, 2 methods are asked, something like that question is asked like this. So there you have to write on point number 1 and point number 2. आपको point wise आपको marks मिलते हैं. Now how will we write on the answer? The poet contrasts rural poverty and urban affluence that I've discussed earlier. Rural people struggle to earn a livelihood, some of money, cash, whose flow supports the flower of cities, while urban travelers ignore their plight. Zooming past the roadside. ये लिखना लाइन आपने, zooming past the roadside stand. This is a keyword. Polished traffic pass with the mind ahead. And the rural stands crude signs, N turned wrong and S turned wrong. This is also a very important point. Reflect the simplicity which is scorned by city dwellers. तो देखा आपने इस आंसर में, ये क्वेश्चन में आपको सारे ही कीवर्ड्स यूज किए हैं जो पोएम में हैं, और जो आपने सेंट्रल आइडिया और थीम में वर्ड्स यूज किए थे उसमें से मैक्सिमम वर्ड्स यहाँ पे आते हैं. जब आप मैक्सिमम वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने आंसर्स में तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. लेकिन अगर आप सारा आंसर खुद की लैंग्वेज में बना देते हैं और कोई भी कीवर्ड नहीं यूज करते तो वहाँ एग्जामिनर आपको इंग्लिश में मार्क्स नहीं मिलता. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. यहाँ मार्क्स मिलेंगे आपको आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो कि राइटर ने टेक्स्ट में यूज किए हैं. एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ. हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज इमेजरी टू इवोक सिंपैथी फॉर द रोड साइड स्टैंड ओनर्स? तो फ्रॉस्ट एम्प्लॉयज वर्ड्स यूज करें, कैसे बिगिन करना है? एम्प्लॉयज, रिफ्लेक्ट्स, एम्फसाइजेस, विजुअल इमेजरी. बताएं कहाँ कहाँ पे विजुअल इमेजरी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. द लाइन्स आर वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाड्स, क्रुक नेक गोल्डन स्क्वॉश टू डिपिक्ट द हम्बल ऑफरिंग्स ऑफ द रूरल फोक. एंड सेकेंड आता है ऑडिटरी इमेजरी इन स्क्वील और ब्रेक्स रिफ्लेक्ट्स द रेयर एंड होपफुल मोमेंट्स व्हेन अ कार माइट स्टॉप. This evokes pathos for their endless waiting and unfulfilled hopes. This is a very important question. Please इसको मार्क कर लें, लिख लें. So इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें लिख सकते हैं आप लोग, बिकॉज आपकी वर्ड लिमिट टिल 40 वर्ड्स होती है, so you can expand it. So with this I come to an end of this poem, A Roadside Stand. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है you can just let me know through the comment section. Please do like, share and subscribe to Charumonga Inspires.